Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम यूएनओ के अंतर्गत यूएनओ के ऑर्गन्स के बारे में समझ रहे हैं। हमने जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ा, समझा। आज के इस वीडियो में हम सेक्रेटेरिएट, जो कि यूएनओ का ही एक अंग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ के अंतर्गत सेक्रेटेरिएट का क्या रोल है। सेक्रेटेरिएट संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, परंतु सचिवालय के साथ ये बात नहीं है। इसमें स्थायी सदस्यों के व्यक्ति काम करते हैं। फलतः यह एक स्थायी संस्था है जिसका कार्य निरंतर चलता रहता है। इसकी महत्ता के विषय में मैकवेल कोहन ने ठीक ही लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की अपेक्षा कई अधिक महत्व वाला अंग सेक्रेटेरिएट है, जिसे हम सचिवालय कहते हैं, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के नियतकालीन अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी एवं शाश्वत स्वरूप प्रदान करता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यह एक केंद्र बिंदु है। इसके अभाव में संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सूचना व सहयोग के केंद्रों से वंचित हो जाएगा। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत इसके गठन के बारे में देखेंगे, इसका संगठन कैसे होता है सचिवालय का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय के महासचिव तथा अन्य कर्मचारी इसके अंतर्गत होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। उनका वार्षिक वेतन $20,000 है और यह राशि कर मुक्त है। वह संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद तथा आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के लिए भी आवश्यक कर्मचारियों की इसके अंतर्गत नियुक्त होते हैं और वे सचिवालय के ही भाग होते हैं। इनकी नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें सर्वोपरि विचार, कार्यक्षमता, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर की जाती है और इनकी नियुक्ति में यथासंभव भौगोलिक आधार को पर्याप्त रूप से महत्व दिया जाता है। इस बात का उपबंध चार्टर में विशेष रूप से किया गया है कि न तो महासचिव और न ही कर्मचारी वर्ग किसी राज्य से अथवा संघ से बाहर किसी दूसरे अधिकारी से अनुदेश मांगेंगे और ना ही प्राप्त करेंगे। नियुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व नागरिक हो जाते हैं और वे केवल विश्व संस्था के प्रति ही निष्ठावान होते हैं। अतः संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत सचिवालय का अत्यधिक विस्तार हुआ है। जहां राष्ट्र संघ में सचिवालय के कर्मचारियों की अधिकतम संख्या 1000 से कम ही रही है, वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में लगभग 8900 कर्मचारी नियमित बजट के अंतर्गत नियुक्ति पाकर न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय और संघ के अन्य केंद्रों पर कार्यरत है। अतः सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक वृहद प्रशासनिक तंत्र है जिसे 8 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, आर्थिक विभाग, सामाजिक कार्यों का विभाग, न्यास एवं स्वशासितेतर क्षेत्रों की सूचना विभाग, सार्वजनिक सूचना विभाग, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग और विधि विभाग। अतः इसके अंदर प्रत्येक का एक अध्यक्ष और एक उप महासचिव होता है और उप महासचिव के नीचे एकाधिक उच्च पदस्थ निदेशक होते हैं। उप महासचिव की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति का आधार इनकी कार्यक्षमता,
इनकी योग्यता एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है और इनकी नियुक्ति करते समय महासचिव को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यथासंभव विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत हो सके। तो इस तरह से सचिवालय का गठन किया जाता है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि सचिवालय के अंतर्गत एक महासचिव होता है, जिसको कि हमने पूर्व भी बताया कि सचिवालय चूँकि संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है, जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद और उसका कार्यालय होता है। वह केवल सचिवालय का ही अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि संपूर्ण विश्व व्यवस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जा सकता है। अतः उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी हम कह सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने महासचिव को बहुत अधिक अधिकार प्रदान नहीं किए थे। वे अपने विवेक का बहुत कम प्रयोग करने के लिए अधिकृत थे। अतः राष्ट्रीय संघ में महासचिव को अधिकतर प्रशासनिक अधिकार ही उपलब्ध थे। द्वितीय विश्व के अवसर पर जब नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की चर्चा होने लगी, तब महासचिव को व्यापक अधिकार दिए जाने का सक्रिय रूप से विचार किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महासचिव की स्थिति तथा अधिकार राष्ट्र संघ के महासचिव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह न केवल सामान्य प्रशासनिक कार्य करता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने किसी भी ऐसे मामले को ला सकता है जिनके कारण उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न हो सकता है। अपने इस अधिकार के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस तरह से महासचिव का अपना एक व्यक्तित्व होता है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्यों की बात करें तो महासचिव के कार्य निम्नानुसार है। नंबर 1, हम उनके सामान्य प्रशासन की अगर बात करें तो चार्टर के अनुसार महासचिव चूँकि संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, इस कारण से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा न्याय परिषद के सभी बैठकों में भाग लेता है तथा वह सभी कार्य संपादित करता है जो इन अंगों द्वारा इन्हें सौंपे जाते हैं। अतः महासचिव संस्था के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करता है। वास्तव में महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर और बहस से ही प्रारंभ होता है। सेकेंडली, हम इसके तकनीकी कार्य की अगर बात करें, महासचिव चूँकि तकनीकी कार्यों को भी संपादित करता है, अतः चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। अतः इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य को भी महासचिव संपादित करता है और तकनीकी कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। थर्डली, हम इनके कार्यों की बात करें तो सचिवालय के प्रशासन की बात आती है। चूँकि महासचिव सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है, अतः सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी पर होता है और वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। फोर्थली, वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल मैटर की अगर अपन बात करते हैं तो महासचिव के कार्य के अंतर्गत उनके वित्तीय उत्तरदायित्व भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा, इनका संपूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव पर ही होता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करता है, जिसे बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और विशेष उद्देश्य अभिकरणों तथा अन्य संबंध संस्थाओं के बजट पर भी उसकी नज़र रहती है। अतः वह संयुक्त राष्ट्र के सभी निधियों का अभिरक्षक है और उनके व्यय के लिए भी उत्तरदायी है। फिफ्थली, प्रतिनिधात्मक कार्य। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है जो संघ के एक अभिकर्ता या एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में चूँकि कार्य करता है। अतः विभिन्न अभिकरणों एवं सरकारों के साथ वार्ताओं में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की ओर से करार भी वह करता है। फिफ्थली, राजनीतिक कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कुछ राजनीतिक कार्यों को भी इसके अंतर्गत करता है।
अतः चार्टर के 99वें अनुच्छेद में कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उनके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बने रहने से संकट उत्पन्न हो सकता है। इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की राजनीतिक भूमिका का इतना अधिक विकास हुआ है कि न केवल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत यह पद बल्कि राष्ट्र संघ में भी इस पद की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। अतः मॉर्गन्थो ने तो यहाँ तक कह दिया, इस प्रकार महासचिव संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार का प्रधानमंत्री बन गया है। दीज वर्ड्स आर सेइंग बाय मॉर्गन्थो। अतः महासचिव की यह राजनीतिक भूमिका 3 दिशाओं में विकसित हुई है। फर्स्टली, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा। सेकेंडली, वह अनेक अवसरों पर ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों की रचयिता के रूप में सामने आया है जिन्हें विवाद के विभिन्न पक्षों ने सम्मानपूर्ण रूप से स्वीकार करना संभव पाया है। और थर्डली, उसे विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक भी कहा गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि महासचिव को उपरोक्त कार्य प्रदान किए गए हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और वो इफ़ेक्टिव रूप से इन कार्यों को करता है। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट द महासचिव की भूमिका, कि महासचिव का क्या रोल होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी भूमिका है। चूँकि महासचिव का पद अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे केवल प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन तक ही नहीं करना पड़ता अपितु उसे राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना पड़ता है। उनका कार्य उतना ही विशाल है जितना कि वह उसे बना सकता है और उनकी भूमिका उतनी ही व्यापक है जितने के उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जिनमें उनकी योग्यता और क्षमता हो। यदि प्रशासनिक कार्य में उनकी भूमिका एक आरंभक जैसी है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी भूमिका मध्यस्थ, वार्ताकर्ता और मतक के निर्माता के समान है। अतः महासभा के अंतिम सत्र में महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों का बहुत अधिक महत्व होता है जिसमें कि उनका व्यक्तित्व झलकता है। इसी रिपोर्ट्स के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनके दृष्टिकोण व्यक्त होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और घटना चक्रों पर प्रकाश डाला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने के लिए कई तरह के सुझाव भी दिए जाते हैं। इसलिए हम अंत में ये कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सचिवालय की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और महासचिव की भूमिका को कई तरह से हमने देखा, कई तरह से इसकी इम्पोर्टेंस है। आज के वीडियो में हम सचिवालय को ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट ऑर्गन को लेंगे। धन्यवाद।